नमस्कार, मैं लवदीप अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि राजस्थान में 31,000 से ज़्यादा पदों पर जो अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाई जा रही है और उसके बाद टीचर भर्ती होगी उस पेपर की परीक्षा के परिणाम के आधार पर, तो उसी से रिलेट करते हुए मैं अपने साथ जो रीट के कुछ प्रीवियस ईयर्स के पेपर हुए थे वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर हम 31 जुलाई 2011 को जो क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए पेपर 1 हुआ था, उस पेपर में जो आपका बाल मनोविज्ञान आया था, ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट आई थी, बाल विकास शिक्षा शास्त्र, उसकी पैडागोगी, उससे रिलेटेड पेपर सॉर्ट आउट आज हम करेंगे। और धीरे धीरे जो भी हमारे पास सेक्शन आते जाएंगे, मैं आपके सामने सीडीपी के 2016-17 तक जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हुए हैं उनकी सीरीज़ में आपके सामने सीडीपी के लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो बेल आइकन आपको रेड कलर का नीचे दिखाई देगा, आप उसे प्रेस ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सीडीपी के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि सीडीपी के फर्स्ट सेक्शन के अंदर पेपर 1 में जो पार्ट 1 आता है उसके अंदर 30 साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। तो हम फर्स्ट टू 3 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि क्या है कि पहला क्वेश्चन आया था कि खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, खिलौनों की जो आयु है वो पीडीपी में किसे कहा जाता है। जो खिलौनों की आयु है वो कहा जाती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था। और जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो कब से कब तक होती है, 6 से लेके वो आपके 9 वर्ष तक के काली मानी जाती है। ये आपकी बाल्यावस्था की दूसरी सीरीज़ है जिसमें क्या है, जो क्योंकि क्या है कि हम बाल मनोविज्ञान में बच्चे के जन्म से लेकर उसके किशोरावस्था का अध्ययन करते हैं। पहले पे शैशवावस्था, दूसरे पे हमारी बाल्यावस्था आती है। और बाल्यावस्था को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहले हिस्से में पूर्व बाल्यावस्था, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, ये अवस्था होती है पूर्व शैशवावस्था जो 6 से 9 होती है। और दूसरी उत्तर अवस्था जो 9 से 12 वर्ष तक की होती है। तो पहले का आंसर हमारा क्या आएगा, पूर्व बाल्यावस्था। दूसरे पे आइए कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यकाल की जो अवस्था है उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है भी, अब बाल्यावस्था की जो विशेषता इसमें से नहीं है कि अगर आप देखें कि पूर्व बाल्यकाल में जो अवस्था होती है, बच्चा पहली बार विद्यालय जाने शुरू होता है, तो इसमें से कौन सी ऐसी है कि वो नहीं समझ पाता। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए कि क्या है, पूर्व विशेषता नहीं है खेलने की अवस्था। क्योंकि जो खेलने की अवस्था मानी जाती है, बच्चा जो शिशुअवस्था होता है, शैशवावस्था, तो उसकी रहती है। क्योंकि 6 से 9 वर्ष का अवस्था दल समूह में रहने की, क्योंकि अब सामाजिककरण बच्चे का शुरू हो जाती है। अनुकरण करने लग जाता है टीचर्स को देखकर, पोएम्स, सिंगिंग्स, टेबल मल्टीप्लाई, सब कुछ वो अपना समाज के जो देखता है, अनुकरण जो करता है उसमें सीखता है। और बच्चे के अंदर तार्किकता, अगर आप सभी ने अगर हम देखें जीन पियाजे के बारे में, तो जीन पियाजे ने अब बच्चे पे जो उन्होंने शुरुआत से लेके जन्म से लेके 11 वर्ष तक का जो बताया था, तो पर्शन करने की जो अवस्था है वो इसमें आ जाती है। तो इसका आगे चलेंगे। अब उसी से रिलेट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उत्तर अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। यानी कि उत्तर अवस्था भी हमने क्या पढ़ी थी, उत्तर अवस्था होती है हमारी 9 से लेके आपकी 12 वर्ष तक की। ठीक है, तो अब इनमें से वो कौन सी रिलेट कर रही है चीज़ जिसमें वो बच्चा जो है वो समझने लग जाता है। तो बच्चा मास को समझने लग जाता है, नंबर्स जो उसकी चीज़ें, भौतिक चीज़ें, मतलब जो उसके एग्जिस्टेंस करते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस में नॉर्मली, तो किस में करने लग जाता है, वो तीनों में ही करता है, मास में, नंबर में और उसके स्कोप में। वो तीनों में कंपैरिजन करना सीख जाता है। क्योंकि अब धीरे धीरे उसकी जो तार्किकता है वो अपने लेवल पर प्रवेश कर चुकी होती है। अब बच्चा, क्योंकि बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच के समय में बच्चा जो है प्रवेश कर रहा होता है। आगे आते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये लिखता है कि विकास का अर्थ क्या है। आपके नज़रिए में जो हम डेवलपमेंट कहते हैं कि विकास क्या है, तो अगर विकास की बात की जाए तो विकास के बारे में कहता है कि क्या विकास एक उत्तरोत्तर श्रृंखला, उत्तरोत्तर का मतलब है जो कंटिन्यूस होती रहती है। अगर जैसे पहले हमने गर्भकालीन अवस्था पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपकी शैशवावस्था आती है, शैशवावस्था के बाद फिर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, ऐसे करके बच्चे का जो विकास है वो उत्तरोत्तर
चलता रहता है, क्या ये वो है? या फिर अभिप्रेरणा के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। उत्तरोत्तर मतलब उसके बाद जो चेंजेस आते रहते हैं कि उस बच्चे ने मोटिवेशन से चेंज कर लिया उसको, या फिर मोटिवेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या है, उसके उत्तरोत्तर की प्रक्रिया है। या फिर हम कहेंगे कि परिवर्तन परिपक्वता मैच्योरिटी और अनुभव के आधार पर होने वाली उत्तरोत्तर जो श्रृंखला है उसे कहा जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा कि बच्चा मोटिवेट होता रहता है और जो उस मोटिवेशन के आधार पर उसे माता पिता चलने के लिए मोटिवेट करते हैं कि आप बच्चे चलिए, टीचर्स उसके लिए नई नई चीज़ें जैसे पोएम्स, वो इंटरेक्शन जो करता है उसके आधार पर बच्चे के बारे में रिलेट करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। आगे हम देखते हैं कि अब जो डेवलपमेंट हमने पढ़ा ऊपर सीरीज़ में उसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं है। देखिए क्या कहता है ये कि विकास की प्रत्येक अवस्था अपने आप में खतरे हैं। ये बात सच है कि आप किसी भी अवस्था को देख लीजिए, चाहे अगर बच्चे के मान लीजिए गर्भकालीन अवस्था है, जो जन्म की शुरुआत की 18 मतलब 9 महीने की अवस्था होती है, और जो अवस्था होती है वो 280 दिन होती है, यानी कि 9 महीने और 10 दिन का जो समय है उसमें माना जाता है। विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता। ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि क्या है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। बिल्कुल, जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटी, आपके जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो भी डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। अगर एक बच्चा समाज में रहता है और समाज के नियमों कायदों को नहीं मानता, यानी कि सोशलाइजेशन की प्रोसेस को इफेक्ट करती है। विकास का प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं, जी बिल्कुल सही है, आपकी अपनी अवस्थाएं होती है। तो अगर हम देखें तो इसके आधार पर विकास जो है वो उकसावा या बढ़ावा देने से कभी नहीं होता। तो इसलिए कथन इसका सत्य ये होगा। अब हम देखेंगे कि जो ये क्वेश्चन है इसका अगला पॉइंट अगले पेज पे है, तो उसको नोट डाउन हम देखेंगे। ये कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर अवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। अब फिर ये उत्तर अवस्था की बात कर रहा है, और उत्तर अवस्था हमने कौन से में मानी थी, 9 से लेके 12 वर्ष तक के लिए बालक के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। ये लिखता है कि इसमें ऑप्शन क्या है, सामान्य माफ़ कीजिए, ये हो गई आपकी कि सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं जो सीख जाता है बच्चा। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं के बारे में, यानी कि जो बच्चा है 9 से 12 साल का बच्चा, वो अपने आप में ही ना बॉयज़ और गर्ल्स में जो जेंडर इक्वालिटी है उसके बारे में थोड़ा समझने लायक हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं उसके बारे में। या फिर बच्चा व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता इंडिविजुअल्स उसके बारे में सीख जाता है। या फिर जो बच्चा है आपका वो अपने आप में बच्चों के साथ रहना सीखता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो आपके लिए बच्चा है वो इंडिविजुअली, जो पुरुष और महिलाएं हैं उनके बीच में जो बच्चा है वो पुरुष और महिलाओं की जो सामाजिक भूमिकाएं हैं उनमें डिफरेंस करने लग जाता है। कि जैसे कि जो पापा हैं बाहर से पैसे कमा के लाते हैं, मम्मी घर को संभालती हैं, ट्यूशन्स का काम करवाती है, हॉलीडे का मतलब सब कुछ वो डिफरेंस करना सीख जाता है। दादाजी बाहर रहते हैं, काम करवाते हैं, मदद करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, तो दादी घर के काम में मम्मी की मदद करती है, बड़े का सम्मान, ये चीज़ें जो है बच्चा सामाजिक गुणों में सीख जाता है। अब ये कहता है 7th क्वेश्चन में, सामाजिक मैच्योरिटी, यानी कि जब बच्चा सोशली तौर पर रिप्रेजेंट हो जाता है उसमें आप उसको प्रशिक्षित कैसे करना ज़रूरी है। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या, सामाजिक कौशलों के निष्पादन में वो बड़ी महत्वपूर्ण लाभकारी सिद्ध होता है। यानी कि ये जो सोशलाइजेशन है उसकी प्रोसेस कैसे प्रशिक्षित करेंगे आप उसे, या कुछ मिलाकर ये हानिकारक होती है, या दीर्घकाल के लिए लाभकारी होती है, या फिर लाभकारी या हानिकारक, ये इस पर निर्भर करता है कि बच्चा समय से पहले किस चीज़ को सीख पा रहा है। जब बच्चा किसी चीज़ को सीखेगा, उसको जस्टिफाई करेगा, वो अपने आप ही उसका दिमाग ये सोचेगा कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते जितनी भी चीज़ें हम करेंगे वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगी। इस आधार पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। वो खिड़की से तूफान को देख रहा है कि बारिश होने वाली है, जिसमें बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज़ें आती हैं बिजली की। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार घटना होती है, परंतु कुछ देर शांति के पश्चात बिजली तेज कड़कती है और बिजली की गर्जना सुनकर वह उछलता है। राजू का उछलना अब सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। यानी कि जो भी हम लर्निंग की बात करते हैं,
लर्निंग में हम स्किनर के बारे में पढ़ते हैं, पावलो के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो बिहेवियर है उसके आधार पर आप किस वे में इसको रखेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है उस पर जिसमें भी हम बात करेंगे, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि बार बार उसी चीज़ पर प्रयास करता रहेगा। जैसे स्किनर ने किया था, कबूतर पर प्रयोग करने के बाद जहाँ भी वो चोंच मारता था तो उस आधार पर ये आपका क्या आएगा, स्किनर का। और प्रयास और प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। तो इस आधार पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं अब सकारात्मक दंड, यानी कि पुनर्बलन जब हमने सीख लिया स्किनर के अनुबंध के आधार पर, कंडीशनिंग के आधार पर, तो कहीं ना कहीं जो है कोलरबर्ग के सिद्धांत के हिसाब से, कोलर के सिद्धांत में सकारात्मक दंड में से कौन सा एग्जाम्पल उसका हो सकता है। आपके दोस्त आपके साथ जब बिहेव करते हैं उस आधार पर किया जा सकता है सकारात्मक दंड, यानी कि जब आपको सीधे पॉजिटिवली पनिशमेंट, या आप टाइम पास कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, मित्र, मीन मेख निकालना बंद करना। मीन मेख का मतलब जो नॉर्मली ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो सीखते हैं, तो वहाँ पर आपको किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना या सभी। तो अगर देखा जाए सकारात्मक, आप दोस्त आपका जो मजाक उड़ा रहे हैं ना, वो पॉजिटिविटी आपको रिस्पॉन्सिव पनिशमेंट कर रहे हैं सीधी, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका क्या रहेगा, ए। आगे अब ये कहता है कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा के एक क्रिया, मोटिवेशन के एक प्रोसेस के तौर में उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है, कि जो मोटिवेशन होती है वो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है। ये हो सकता है, या फिर व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। ये भी हो सकता है कि जो मोटिवेशन है वो बच्चे की एक्टिवेशन को भी प्रभावित करे, या फिर जो आपका मेंटली प्रोसेसन है, अक्षांश आपके जो आप जो साइकोलॉजिकल तौर पर आपके ये कहते हैं इंटरेस्ट वगैरह है, या फिर ये व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ये उसमें से नहीं है। तो ऐसा क्या है, देखिए इंसिडेंट कभी भी हो सकता है, और मोटिवेशन ये तो है नहीं कि वो एक फीचर हो कि आपको पहले भविष्य के बारे में बता दे। तो ऐसी परिस्थिति में जो है आपका आंसर डी होगा कि जो व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता हो, क्योंकि मोटिवेशन आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले खतरों का सामना करना सिखाएगा कि आप उनका डटकर मुकाबला करें और अपने लक्ष्य पर विजय पाएं। आगे देखते हैं, अब इसके लिए हम दूसरे पेज पे जाएंगे। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में, ठीक है ना, अब क्या चेंज होगा उसके बारे में देख। तो होने वाला अस्थायी परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है आपका, तो किसी भी चीज़ के व्यक्ति के जो संपर्क में जो भी परिवर्तन होता है, यानी कि किसी भी उद्दीपन, यानी कि जिसके बेस को लेकर आप काम कर रहे हैं, उसके बेस पे जो आपके में अस्थायी परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे आप अभ्यासता कहेंगे। अभ्यासता मतलब प्रैक्टिसिज्म्स, लर्निंग कहेंगे उसको, या फिर वो आपने सीखा कुछ टाइम के बाद आप उसे भूल जाएंगे, या फिर मोटिवेशन कहेंगे आप उसे। तो देखिए क्या है, आपने कोई काम सीखा है और उसके प्रति जो आप बार बार रिस्पॉन्सेज कर रहे हो, रिस्पॉन्सेज रिचुअल्स के प्रति आप जो भी रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो हम उसके प्रैक्टिसाइज हो जाएंगे। आप मान लीजिए सुबह उठकर गर्म पानी पीते हैं, धीरे धीरे आपकी बॉडी पर उसका इफेक्ट होता रहेगा और आप सुबह उठकर गर्म पानी पीने के अभ्यासत हो जाए, ठीक है। तो ये रहेगा। आगे अगर हम देखें क्या लिखता है कि क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित से किस विधि का उपयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। जो बच्चों का एटीट्यूड है उसको समझने के लिए बच्चों को, टीचर्स को क्या नहीं करना चाहिए ताकि बच्चे अल्ट्रीब्यूट ना कर पाएँ। या कि जैसे कि ये लिखता है आपके बारे में कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, दबाव से किसी बात को राज़ी करने के लिए बच्चों को राज़ी करना, शायद हमें ये नहीं करना चाहिए। या किसी बात को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, कठोर निर्णय, आप बच्चों पर स्ट्रिक्ट हो जाएं, आप हरदम स्ट्रिक्ट रहें, आप गलती ना भी हो तो बच्चे को फिर भी डांट दिया, ये चीज़। किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन और स्वीकृति उसके लिए। या फिर हम क्या कर सकते हैं, संदेश के द्वारा सहचर स्थापित, उसके साथ कोरिलेशन आप स्थापित करें ताकि बच्चा जो है उसकी जो अभिवृत्तियाँ उसमें चेंज कर ले। हमने क्या था कि विद्यार्थी की अभिवृत्ति को बदलने के लिए टीचर किस बात का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बार बार किसी विचार को, मान लीजिए बच्चा बार बार क्या है, गंदी हैंड राइटिंग जो है उसकी साफ़ नहीं है, सुलेख जो है उसका साफ़ नहीं है, अगर आप फिर भी उसकी नोटबुक में गलतियों पे गलती कर सर्कल लगाते जाएंगे और पूरे उसको इफ़ेक्ट करेंगे, तो ये ठीक नहीं रहेगा। वो अपनी एट्रीब्यूट्स को कभी चेंज नहीं करेगा, अपने व्यवहार में कोई
परिवर्तन लाएगा ही नहीं वो सारी उम्र। अब बात करते हैं कि जो उपलब्धि परीक्षण है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। जो हम बच्चे के लिए जांच करते हैं उपलब्धि परीक्षण से, तो अभी प्रेरक कौन सा हो सकता है। ये जीवित रहने के लिए आवश्यक है या फिर व्यक्तिगत क्षमताओं का प्रेरक कहा जाता है ये। तो अगर हम कहेंगे तो ये विकास प्रेरक है। ये वो एक्टिविटीज़ होती है जिनको करने के लिए व्यक्ति काम करता है। रोटी कपड़ा और मकान की जो हमारी मौलिक आवश्यकताएं हैं, ये मैस्लो के सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक अधिगम जो उनका सिद्धांत था वो, तो इसका आंसर बी रहेगा हमारा। आगे देखते हैं कि 6 वर्ष से लेकर वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। किसमें? धर्म में, मानव शरीर में, विद्यालय में या फिर यौन संबंधों में। तो हमने पढ़ा था कि बाल्यावस्था में बच्चे का जो रुचि है वो उसके विद्यालय में हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि सामाजिकरण जो उसका शुरू हो चुका है। बच्चा जब अपना शैशवावस्था पूरी कर लेता है उसके बाद उसका जो दायरा है, सामाजिक दायरा, वो कब बढ़ता है? जब बच्चा विद्यालय में जाना सीखता है, अपनी उम्र के बच्चों को सीखता है, उनके साथ मिलता है और बातें करता है। तो उस आधार पर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। ऐसा सिद्धांत व्यक्त किया, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अंधकारता छुपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। देखिए इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो फ्रायड ने किया था, जेम्स फ्रायड, जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि जो हमारा मस्तिष्क है, मन जो चेतना के बारे में बात करता है, वो 3 बात करते हैं: चेतन, अचेतन और अवचेतन। और ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में आती हैं चीज़ें। जब हम विश्लेषणात्मक सिद्धांतों की बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ आती है आपकी। अब बात करते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि जब बच्चों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं। जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते तो उनमें से कौन सा प्रतिरक्षक तंत्र उनका प्रतिलक्षित होता है। तो अब आगे देखें तो क्या होगा, परसेप्शन बच्चे करेंगे उससे इस चीज़ को, ठीक है, या फिर जो है बच्चे विस्थापन करेंगे, बच्चे वहाँ से विस्थापित हो जाएंगे, उसको छोड़ देंगे तो विस्थापित आएगा। आगे है समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि उन संतुष्टि की जा सके। इसका मतलब है तो आप संतुष्टि किसको करेंगे, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या आवश्यकता को। तो इसमें आंसर आएगा कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए किसी चीज़ में समायोजन करते हैं, एडजस्टमेंट किसी चीज़ में तब ले कराते हैं समायोजन अपने लिए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? भावनात्मक बाधा यानी कि जिससे जो है इमोशनली तौर पर अटैच नहीं होते, जो डेवलप नहीं हो पाते, तो वह आपकी स्वाधीनता जो सेल्फ एस्टीम है वो आपकी इस चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। ना तो हम बाल इमोशनली हैं, बाल कमज़ोरों को डराने वाला ये एक बाल अपराधी जो समस्यात्मक बच्चे हैं उनकी पहचान के तौर पर है। स्वाधीनता से इमोशनली तौर पर अटैच्ड होती हैं। आगे है निःशक्त बच्चे जो डिसेबिलिटी जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी एजुकेशन के लिए कौन से प्रावधान किए जा सकते हैं। या तो उन्हें एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन एजुकेशन दी जा सकती है ताकि वो मुख्य धारा में जुड़ सकें, समाकलन द्वारा। समाकलन का मतलब है जो उन्हें मुख्य धारा से हटाकर हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो इसका मतलब है उनकी एजुकेशन जो हम करेंगे वो होगी इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि उनको भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाकर उन्हें भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा सकता है। अब ये लिखता है कि कौन सी जो है मानसिक मंदता, मानसिक जो मेंटली रिटार्डेशन है उसकी विशेषता नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी नहीं। बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के बीच में होना, जी बिल्कुल होता है, क्योंकि जो बच्चे आइडियल्स जिनको बोलते हैं जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, तो उनके मानी जाती है, तो ये तो होती है। ये बच्चे धीमी गति से सीखते हैं और दैनिक जीवन के कार्यों को भी शायद ये पालन नहीं कर पाते। वातावरण के साथ अनुकूलन में इनको कठिनाई होती है और अंतर व्यक्तिगत संबंधों को कमज़ोर होना। तो ये देखिए तो आप बिल्कुल सीधा ही देख पा रहे हैं कि ये बच्चे पहली 3 एक्टिविटीज़ तो उनकी मानी जाती है। अंतर व्यक्तिगत संबंधों का इनको पता ही नहीं होता क्योंकि अपने सामाजिक दायरे से बाहर ये जा ही नहीं सकते, ठीक है ना, अपने संबंधों को पहचानते नहीं हैं, तो इसलिए आंसर डी आएगा। अब बात करते हैं कि सामाजिकता के संबंध। एक विद्यार्थियों के लिए अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
तो दोस्तों देख रहे थे हम 21वां क्वेश्चन कि विद्यार्थियों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। कि जब हम बच्चों स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल के सामने बच्चों की इंटेलिजेंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आप उनके लिए कोकरिकुलर एक्टिविटी का प्रोविज़न कर सकते हैं, वहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने की जो है ना आज़ादी होनी चाहिए। उनकी रुचियों की भिन्नता, भिन्नता का मतलब होता है कि जो बच्चों का इंटरेस्ट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी बच्चा अपने आप में पूर्ण नहीं होता, सबका अलग इंटरेस्ट है, अलग मेंटलिटीज है, सब कुछ है। या फिर अध्यापक की भूमिका और उसका विद्यालय वातावरण, कौन सा तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है माना जाता है, तो वो है अध्यापक का तरीका। कि जो बच्चा है, जो टीचर है, वो बच्चे को कैसे मैनिपुलेट, मतलब जो है अपनी चीज़ों को कैसे करने की छूट दे रखा है उसने। तो इसका आंसर ये आएगा। आगे देखते हैं कि कमज़ोर बालकों से आपका तात्पर्य क्या है, कि किस बच्चे को जो है मेंटली तौर पर कमज़ोर माना जा सकता है। इसका एक ऑप्शन अगले पेज पे हम देखेंगे, तो पहले देख लेते हैं कि क्या है। ऐसे बालकों के अभिभावक जिनकी वार्षिक आय कम हो, उसे हम कमज़ोर बच्चे कहते हैं। या फिर ऐसे माँ बाप जो वंचित वर्ग से आते हैं। वंचित वर्ग का मतलब है कि उन्हें सामाजिक तौर पर सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती, खाना पीना सारी व्यवस्थाएं। या फिर ऐसे अभिभावक के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम उसमें आयु वर्ग के नीचे आते हैं, यानी कि बीपीएल परिवार, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से जो नीचे आते हैं उनमें। या फिर अगर हम देखेंगे उनको तो, या फिर ऐसे बालक जो सरकार की जो, या फिर वे बालक जो सरकार की न्यूनतम आयु वर्ग की सीमा से नीचे आते हैं, उन बालकों को हम कमजोर वर्ग में रख सकते हैं, यानी कि बीपीएल इसमें उस आधार पर। आगे देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार 2009 में प्रविष्ट किया गया कि 1 से लेकर 5 तक यदि प्रवेश दिए गए बच्चों की संख्या 200 से अधिक हो तो विद्यार्थी और अध्यापक का जो रेशो, यानी कि टीचर और स्टूडेंट का जो रेशो होगा वो क्या रहेगा। एक टीचर जो है वो कितने बच्चों को क्लास में प्रवेश दे सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो बच्चों की संख्या होगी वो आपकी हो जाएगी जी 40। क्या है, एक टीचर फिर 1 अनुपात में 40 बच्चों को जो है वो पढ़ाएगा। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा एक्शन रिसर्च के बारे में, जो इसने विषय लिया है आपके बारे में, कि कौन सा जो विषय है वो क्रियात्मक अनुसंधान, यानी कि एक्शन रिसर्च का मतलब होता है जो विद्यालय में आने वाली जो समस्याएं हैं उसका समाधान टीचर, प्रिंसिपल या फिर एडमिनिस्ट्रेशन किस हिसाब से करता है, उसे हम एक्शन रिसर्च में रखते हैं। ये कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, अध्यापकों और शिक्षक वर्ग से जुड़े लोगों के द्वारा ये किया जाता है। जी हाँ, इसमें टीचर्स भी हेल्प हो सकते हैं। उसके बाद है, यह किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है, ये उसके लिए किया जाता है। इसके बाद व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन करने का कार्य इसमें किया जाता है, कि इसमें हम बच्चों से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनकी पर्सनल डिटेल्स, ये चीज़ें। या फिर स्थानीय स्तर पर रोज़मर्रा की समस्याओं का समाधान क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा किया जा सकता है। देखिए, हम शिक्षा से जुड़े हुए लोगों में इसका मदद लेते हैं, ठीक है, उसके द्वारा हम समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन इसमें किसी भी व्यक्ति के निर्णय लेने के लिए उसकी सूचना एकत्रित इसमें नहीं की जा सकती। तो इसका आंसर सी होगा। आगे देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। जो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग, उसके बारे में सही नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, आवश्यक सी बात है। शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक दोनों होते हैं। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, बिल्कुल सही है। और शिक्षण जो है वो अन्वेषण है। क्या है, जो शिक्षण है वो अन्वेषण है। तो अन्वेषण जो होता है वो ये कहा जाता है कि टीचर जो है ना रटाया ज्ञान है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। तो ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर जो आपके लिए रहेगा वो डी होगा। आगे है कि NCF राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिकता में किस पे बल जाए। जो क्वांटिटेटिव एजुकेशन है उसके बारे में क्या कहा गया है। ये भौतिक साधनों के बारे में जानकारी दी जाए, शिक्षित और अभिप्रेरित अध्यापकों को मोटिवेट करें, बालकों के ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को इसमें शामिल किया जाए, या फिर बालकों के जितने भी संरचित अनुभव हैं उनमें सुधार किया जाए। तो इसका आंसर भी हमारा डी रहेगा, कि जो बच्चों चीज़ें संरचित का मतलब क्या होता है कि जो उन्होंने पिछले से जो प्रीवियस नॉलेज और उसको पाठ्यक्रम में चेंजेस करते रहना, ताकि बात डे टू डे लाइफ में बच्चा उसका यूज़ कर सके।
आगे देखते हैं एनसीएफ में ही 2005 में निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा संबंधी सुधार को सुझाया गया था कि जो कौन सी एजुकेशन में इवैल्यूएशन की प्रोसेस है, मूल्यांकन है जो बच्चों का असेसमेंट, वो किस तरह की जानी चाहिए। इसने लिखा है कि कक्षा 10 की परीक्षाओं को ऐच्छिक करने का जो प्रस्ताव है वो दिया गया था, या फिर विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालित करना, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक करना। ठीक है, तो इसमें जो था हम देखते जो हमने आंसर देखा था, तो इस परीक्षा का स्तर था और उसमें कक्षा जो 10वीं की परीक्षाओं को ऐच्छिक करने का प्रस्ताव दिया गया था कि जो परीक्षाएं हैं बोर्ड की उनको ऐच्छिक कर दिया जाए, बच्चे का मतलब हो या ना हो तो उसमें शामिल कर दिया जाए, ये था। तो दोस्तों क्या था कि देखते थे कि दबाव को कम करने के लिए परीक्षाओं की सफलता के लिए क्या चीज़ें आवश्यक है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि कम अवधि की परीक्षाओं में हस्तांतरण किया जाए इस चीज़ को, या फिर विद्यालय शिक्षा को पूर्ण किया जाए। तो इसके लिए क्या था कि जो आप देख पा रहे हैं कि विद्यालय की शिक्षाओं में परीक्षाओं का आयोजन किया जाए, अलग अलग शिक्षा का लेवल, या फिर ईयरली हाफ ईयरली परीक्षाएं ली जाएँ, या फिर विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं, जैसे CTET की परीक्षा है आपकी लेवल 1 लेवल 2 के लिए, आपकी नेट की परीक्षा जो ली जाती है ऑल ओवर मास्टर्स टीचर्स के लिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनके लिए, तो इनकी जो पेपर हैं वो एजेंसीज कंडक्ट करवाएं और उनके द्वारा इसकी परीक्षाएं ली जाएं। आगे उसके बाद देखेंगे आगे हम कि मूल्यांकन का मेन मोटिव क्या है, मूल्यांकन किस चीज़ में मदद करता है। देखिए, बालकों की धीमी गति से जो सीखने की हमारी परंपरा है उसको पहचानने में हमारी मदद करता है, उस पर लेबल लगा देता है कि बच्चे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर इस चीज़ में। उपचारात्मक शिक्षण में मदद करता है कि बच्चों को किस चीज़ में कम है तो उसमें क्या हम उसको असाइनमेंट कर सकते हैं। तो उसका एक उत्पादकता जीवन जीने के लिए शिक्षा किस प्रकार से हमें तैयार कर रही है उसकी प्रतिपुष्टि करना कि आने वाले टाइम में बच्चा किस आधार पर एजुकेशन ले पाएगा, उसके आधार पर। अंतिम है कि प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए निम्नलिखित में से आप किसे बेहतर मानते हैं। ठीक है, वीडियो अनुरूपण यानी कि बच्चे जो हैं वीडियो देखकर सीख सकते हैं, प्रदर्शनी यानी कि टीचर उसका प्रोड्यूस करता है, स्वयं के अनुभव से बच्चा, या फिर सभी। तो इसका आंसर जो होगा वो बच्चा जो है वो स्वयं के अनुभवों से चीज़ें ज़्यादा सीखता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने जो है रीड्स का जो सबसे लेवल फर्स्ट का पेपर हुआ था 2011 में 31 जुलाई के आसपास, इन्हीं दिनों में, तो उसका आज हमने साइकोलॉजी का पार्ट किया है। आगे 1 या 2 दिन में हम हिंदी सेक्शन को भी देखेंगे, या फिर हम जो उसके बाद इसी दिन पे 31 जुलाई को ही 6 to 8 का पेपर हुआ था उसके ऊपर भी हम नज़र डालेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो इस एग्ज़ाम की रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।